हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और किसी कारण से उसका एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं हो पा रहा है टेक्निकल कारणों से, या ऑलरेडी हो चुका है लेकिन उसका एंजाइना बार बार हो रहा है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, कुछ जगह पे आपने स्टेंट कर दिया, कुछ बाकी रह गए, या किसी पेशेंट्स में अगर ऐसे होता है कि मान लीजिए बाईपास हो भी गया लेकिन मल्टीपल ग्राफ्स या तो बंद हो गए, दोबारा बाईपास के लिए वो कैंडिडेट ही नहीं है। अब ऐसे पेशेंट में हार्ट के दर्द को कैसे मैनेज करें? बार बार पेशेंट को दर्द तो हो रहा है, ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है, बाईपास पॉसिबल नहीं है, अब करें क्या? तो दवाओं के अलावा और क्यों थेरेप्यूटिक ऑप्शंस है ऐसे लोगों में, और क्या चीज़ों से ऐसे पेशेंट्स का पेन की फ्रीक्वेंसी कम होगी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और क्या क्या चीज़ों करने से इनको मदद मिलेगी, आज इस बारे में बात करेंगे। मेडिकल थेरेप्यूटिक ऑप्शंस के बारे में हम एक अलग वीडियो करेंगे जिस पर हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे लोगों में मेडिसिन के डोजेस को किस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उनका पेन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाए बिना एंजियोप्लास्टी या बाईपास करे, या ऑब्वियसली अगर एंजियोप्लास्टी बाईपास पॉसिबल नहीं है तो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए, अगर आपका पेन बार बार हो रहा है, बार बार आपको दर्द हो रहा है, तो आपको दर्द कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मेडिसिन है। अगर आपको कोई भी मेडिसिन चल रही है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेडिसिन के साथ रेगुलर रहिए, मेडिसिन को कम ज़्यादा मत करिए, मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। मेडिसिन का डोजेस कैसे एडजस्टमेंट करना और कौन कौन से मेडिसिन यूजफुल है वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कोई भी चीज़ को आप फॉलो करो, लेकिन अगर आप मेडिसिन ही नहीं लोगे तो आपका पेन का फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगा। एंटी एंजाइनल बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, वो सारी मेडिसिन अगर आप रेगुलर बेस पे लेते हो तो काफ़ी चांस है कि आपका पेन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा और आपको बिना एंजियोप्लास्टी किए, बिना बाईपास किए भी आप काम एटलीस्ट चला सकते हो। ऑब्वियसली उसे पूरी तरह से राहत मिल जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक राहत आपको मिल सकता है। 80-90% तक का अलग अलग पेशेंट्स पर फ़ायदा मिल सकता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, केस टू केस वेरी करेगा, कितने ब्लॉकेजेस है, कैसा पेशेंट का सिनेरियो है, कितना वायबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको प्रॉपरली लेते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको उन्हीं चीज़ों से मिलेगा, उनके प्रॉपर डोजेस से लेने से मिलेगा। और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो तो डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अब आते हैं नॉन मेडिसिनल टिप्स पर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ज़रूरी है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट में लो सैचुरेटेड फैट्स, लो कोलेस्ट्रॉल, लो सोडियम ले, साग सब्जी वगैरह ज़्यादा ले, होल ग्रेन ज़्यादा ले, लीन प्रोटीन्स या लो फैट कंटेनिंग प्रोटीन्स ले और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स है, सीड्स है, फिश है, ये सब ज़्यादा ले। ये सारे हेल्दी डाइट्स जो हैं वो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी को कम करते हैं। मल्टीपल जो छोटे छोटे अटैक्स पेशेंट्स में आते रहते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस के बंद होने की वजह से हेल्दी डाइट लेने से ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली कम होती है और आपको लॉन्ग टर्म काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल इस तरह के पेशेंट्स में अगर हेल्दी डाइट लेते हैं तो अंजाइना की फ्रीक्वेंसी में कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कि फूड को थोड़ा डिवाइडेड वे में लीजिए, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक बार में खाना खा लेते हैं और उतना खाने को पचाने के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्लड को पेट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है। पेट की तरफ ब्लड को जब हार्ट डाइवर्ट करता है तो हार्ट के पास खुद के लिए काम के लिए ब्लड कम हो जाता है, बाकी शरीर को सप्लाई करने के लिए भी ब्लड कम हो जाता है और हार्ट की खुद की ऑक्सीजन और ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि हार्ट ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि डिवाइडेड वे में खाना लीजिए, 2-2 घंटे में डिवाइड करके खाना लीजिए। तो इससे क्या है, आपका पाचन धीरे धीरे चलता रहेगा और एक बार में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन बॉडी पर नहीं पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट को ब्लड डाइवर्ट नहीं करना पड़ेगा और हार्ट अपना रूटीन तरह से काम कर सकता है, हार्ट पर ओवर स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर खाना भी आप ले रहे हो तो ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें लीजिए जो कि धीरे धीरे करके जिनका पाचन, और ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत बल्क में ऐसी चीज़ें खा लिया जो बहुत फटाफट जिनका पाचन हो जाए। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा शुगर या बहुत ज़्यादा ऑयल्स या बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अगर ले लिए तो बॉडी उनको बहुत जल्दी पचा लेती है, तो हार्ट को पूरा ब्लड वहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ता है क्योंकि उस तरह से मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती है बॉडी की। तो अगर आप ऐसा खाना लेते हैं जिसको बॉडी थोड़ा धीरे धीरे करके पचाती है और धीरे धीरे करके बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, जैसे फैट्स है, फाइबर्स है या प्रोटीन्स है, ये सारी चीज़ों को बॉडी बहुत धीरे धीरे करके पाचन करती है, कई घंटों में इनका पाचन होता है धीरे धीरे करके, तो ये सडनली हार्ट पर मेटाबॉलिक ओवरलोड नहीं करते हैं, तो जिससे हार्ट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या ग्लूकोज रिक्वायरमेंट सडनली बहुत बढ़ता नहीं है। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने से आपके हार्ट में छोटे छोटे कोलेटरल्स रिक्रूट होते हैं जो हार्ट के सेल्स का ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में वो भी कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होता है
और ओवरऑल आपकी एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो थोड़ा बहुत भी चलते फिरते हैं तो उनको पेन होता है। तो आप अगर एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेंगे, तो हार्ट का भी स्टैमिना बढ़ेगा, नलियों के छोटे कोलेटरल्स भी खुलेंगे और ओवरऑल हार्ट की ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज की करने की कैपेसिटी और कम ऑक्सीजन में काम चलाने की कैपेसिटी कुछ हद तक बढ़ जाएगी। तो इस तरह के पेशेंट में अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेंगे तो फायदा होगा। ओवर विग्रस एक्सरसाइज मत करिए, उसमें यह है कि सडनली आप पहाड़ चढ़ के आ गए तो फिर आपको इतना पेन होगा जो आपकी स्टैमिना के बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। अगर आपने वैसा काम करने की कोशिश करी तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, जिसे बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ओवर विग्रस एक्टिविटी एक बार में मत करिए, डिवाइडेड वे में एक्टिविटी करिए, जिससे कि आपको मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर चलना है तो 1-1 किलोमीटर करके चलिए, तो उसमें आपका हार्ट पर सडनली मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट या बहुत ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्योंकि आप सडनली अगर भागने दौड़ने का काम करोगे तो हार्ट को पूरे शरीर में सडनली बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई देना पड़ेगा, और ये ब्लड सप्लाई जो है हार्ट को पंप करना मुश्किल पड़ेगा, हार्ट फेलियर में भी जाएगा। और इसके अलावा उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई करने को हार्ट की खुद की एक्सरसाइज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो खुद ज़्यादा ब्लड डिमांड करेगा, बहुत एग्रेसिवली बीट के साथ पंपिंग करनी पड़ेगी उसको, तो ओवरऑल हार्ट पर स्ट्रेस पड़ेगा, तो आपको पेन बार बार होगा। तो ऐसे पेशेंट्स में ज़रूरी है कि डिवाइडेड वे में एक्सरसाइज भी करें और रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन एक बार में बॉडी को ओवर एक्सर्ट नहीं करें जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह थक जाए और हार्ट की डिमांड्स बढ़ जाए। वैसा मत करिए, थोड़ा सा हार्ट को धीरे धीरे करके टाइम दीजिए और धीरे धीरे करके हार्ट को उस तरह के एफर्ट टॉलरेंस के लिए एडजस्ट करवाइए। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। मेंटल स्ट्रेस भी कई बार एंजाइना का बहुत बड़ा प्रेसिपिटेंट होता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होने से बहुत सारे पेशेंट्स में बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं और ये स्ट्रेस हार्मोन्स आपको बहुत ज़्यादा पेन करवाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिससे आप अपने मनस्थिति पर कंट्रोल कर सके और जिससे कि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो। हमने ऑलरेडी योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के टेक्निक्स पर भी वीडियोस किए हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो थोड़ा बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, बॉडी की ऑक्सीजन और ब्लड की रिक्वायरमेंट हार्ट की थोड़ी कम होती है, तो हार्ट को थोड़ा सा बेटर लगता है। इसके अलावा प्रॉपर वेट मैनेजमेंट करिए। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो बैलेंस डाइट लेके और रेगुलर एक्सरसाइज करके आपकी वेट को कम करिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, आपको पेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो जो लोग भी मोटे हैं और उनको एंजाइना अगर हो रहा है तो उनको हर तरह से कोशिश करके अपना वेट कम करना चाहिए, उससे उनकी एंजाइना की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कोई भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग वगैरह या टोबैको अगर आप लेते तो उसमें निकोटीन जो है वो नलियों को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कराता है, नलियाँ थोड़ी सिकुड़ जाती है, इसकी वजह से भी थोड़ा एंजाइना का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो कोई भी तरह का व्यसन ऐसे लोग को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल या कोई भी तरह का टोबैको वगैरह भी आप जो लेते हैं वो आपकी हार्ट की नलियों के लिए अच्छा नहीं है। इसकी वजह से नलियों में क्लॉटिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है और बार बार पेन भी आपको ज़्यादा होगा, बार बार छोटे छोटे अटैक्स आने का टेंडेंसी भी बढ़ जाएगा। तो उसको आप जहाँ तक पॉसिबल हो कम करने का प्रयास करिए। इसके अलावा कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रॉपर करिए। ऐसे लोग को आप प्रॉपरली एजुकेट करिए, प्रॉपर एक्सरसाइज ट्रेनिंग कीजिए, सुपरवाइज्ड हेल्दी लिविंग के लिए उनको एनकरेज कीजिए, जिसमें फिजिकल सपोर्ट, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए। इस तरह के लोगों में तभी इनकी कंडीशन में आपको इफेक्टिव सुधार मिलेगा और लॉन्ग टर्म सुधार मिलेगा। अगर आप प्रॉपर कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं तो उससे आपका लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव होता है, आपकी एफर्ट टॉलरेंस भी इम्प्रूव होती है और आपका ओवरऑल कार्डियक का फंक्शन और हार्ट का ओवरऑल इजेक्शन फ्रैक्शन भी सब कुछ इम्प्रूव मिलेगा, अगर आप अच्छी तरह से अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करते हैं और प्रॉपर कार्डियक रिहैबिलिटेशन की टीम के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर्स के साथ प्रॉपर फॉलोअप की अपॉइंटमेंट्स को रखिए। इसमें ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेस पर डॉक्टर्स के टच में रहें, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसे मैनेज करना लोगों के लिए अपने लेवल पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी चीज़ों में आपको डाउट होता है या तकलीफ होती है, रेगुलर बेस पे आपके डॉक्टर के टच में रहिए और जहाँ पर भी उनको लगता है कि आप गलती कर रहे हो या आपको लगता है कि आप गलती कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसको मैनेज करिए, तो आपको एंजाइना का फ्रीक्वेंसी में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है कि जो भी चीज़ें आपके पेन को ट्रिगर करती हैं उनको अवॉइड करिए, जैसे कि बहुत हैवी या एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत हैवी मील्स है या बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस है या बहुत हैवी फिजिकल एक्टिविटी है। इस तरह का जो भी पेन को ट्रिगर करने वाली चीज़ें उनको अवॉइड करिए, उससे आपका एंजाइना का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बोला कि जो भी चीज़ों में आपको हार्ट की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बढ़ जाती है वो पेन को बढ़ाएगी। तो आप अगर अग्रेसिवली अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज़ करते हैं तो हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी और आपको ऑक्सीजन
हार्ट को प्रॉपर मिलता रहेगा, जितना भी कम ऑक्सीजन हार्ट अपना काम चलाता रहेगा और बार बार आपको दर्द नहीं होगा, हार्ट में लैक्टिक एसिड उतना नहीं बनेगा। इसके अलावा नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्लीप लगभग 7 से 9 घंटे ज़्यादातर लोगों को होनी चाहिए। अगर स्लीप अच्छा होता है तो लोगों का अंजाइना का फ्रीक्वेंसी कम होता है, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, बॉडी की क्लॉटिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है, फिजिकल पेशेंट को रेस्ट मिलता है, मेंटल पेशेंट को रेस्ट मिलता है। तो अच्छी स्लीप काफ़ी हद तक अंजाइना फ्रीक्वेंसी को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा आपके अगर कोई भी सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करिए। कब आपको अंजाइना हो रहा है, कितना अंजाइना हो रहा है, किस चीज़ को करने पे अंजाइना होता है, इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। एक अंजाइना डायरी मेंटेन करें तो काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से अंजाइना होता है और क्या क्या चीज़ों से कम होता है, कितना देर तक क्या एक्टिविटी करने पे आपको अंजाइना होता है और कब कितना हुआ और कितने दिन में कितना सुधार हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप चार्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आज अंजाइना हुआ और 15 मिनट तक चला, आपने रेगुलर एक्सरसाइज की और फिर वो 15 मिनट से 10 मिनट हो गया, तो आप इसको अगर नोट डाउन करेंगे तो आपको आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि डिटोरेशन, ये जानने में मदद मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप भूल जाते हो कि 3 महीने पहले क्या था, 6 महीने पहले क्या था और 1 साल पहले क्या था। डॉक्टर्स को भी याद नहीं रहता कि 6 महीने पहले आपका फ्रीक्वेंसी कितना था और पेन कितना होता था, कितना चलने पे होता था। अगर आप खुद की डायरी में उसको मेंटेन करोगे प्रॉपरली तो आपको रिकॉल करने में भी ईजी होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसको जज करने में ईजी होगा, और अग्रेसिव थेरेपी के लिए जाना है या नहीं जाना है वो गाइड कर आपको बेटर मिलेगा अगर आप प्रॉपरली उसको मॉनिटर करेंगे तो। इसके अलावा जब कभी भी आपको सिम्टम हो उसको प्रॉपरली आप डिस्कस करिए, आपके डॉक्टर के साथ भी डिस्कस करिए। जितने बार आपको अंजाइना हो रहा है, ट्रीटमेंट से अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, इसको प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे तो अच्छा है। किसी एजुकेटेड पैरामेडिकल स्टाफ या पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट खुद ही अगर एजुकेटेड हो तो इस तरह की चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन कर सकता है, समझ सकता है और डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना भी ज़रूरी है। काफ़ी लोग चीज़ों ने शो किया है कि अगर किसी का हाइड्रेशन प्रॉपर है तो उससे भी एंजाइना फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो हाइड्रेशन, पानी को प्रॉपर मेंटेन करें। हाँ, अगर सीवियर हार्ट फेलियर है तो उस हिसाब से आपको केस में प्रॉपर देख के आपका एंजाइना फ्रीक्वेंसी को मैनेज करना पड़ेगा। आपका हार्ट फेलियर वगैरह ना बढ़ जाए बहुत ज़्यादा पानी से, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में खून वगैरह की कमी है तो आयरन बढ़ाने वाले तत्वों को लीजिए या खून बढ़ाने वाले तत्वों को लीजिए। ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एक्सेसिव मेटाबॉलिक डिमांड करता है। कोई और बीमारी जैसे थायराइड की बीमारी है, बेरी है, कोई विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, उसको भी कवर करने का प्रयास करिए क्योंकि उसकी वजह से भी हार्ट का मेटाबॉलिक डिमांड्स बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी हार्ट पर ओवर स्ट्रेस पड़ता है। कोई अनयूजुअल एक्टिविटी या अनयूजुअल चीज़ें जैसे कि फीमेल पेशेंट में प्रेगनेंसी वगैरह प्लान मत करिए, या बॉडी पर बहुत एक्सेसिव मेटाबॉलिक कोई चीज़ का डिमांड पड़े तो वैसी चीज़ों को प्लान मत करिए क्योंकि इससे आपका पेन का फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगा। तो फीमेल पेशेंट्स अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करे तो अवॉइड करना चाहिए। कोई अननेसेसरी सर्जरीज वगैरह भी आपको ऐसे केस में नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्जरी से भी बॉडी में मेटाबॉलिक डिमांड होता है। तो इस तरह का कोई सर्जिकल या मतलब नॉन कार्डियक सर्जरी की बात कर रहा हूँ, हार्ट की सर्जरी की नहीं बात कर रहा हूँ। कोई भी नॉन कार्डियक सर्जरी या इस तरह का कोई भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन देख सोच के ही प्लान करिए क्योंकि कोई भी और तरह का इस तरह का प्लान आप करते हैं तो उससे भी आपका एंजाइना फ्रीक्वेंसी में फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा एक प्रॉपर सपोर्ट ग्रुप मेंटेन करिए जिसमें आप आपके फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग जो इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको क्या चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, क्या चीज़ों से नुकसान हो रहा है। वो चीज़ें प्रॉपर वे में मेंटेन हो सकती है अगर आप एक प्रॉपर सपोर्ट ग्रुप मेंटेन करें। इंडिया में ये सब चीज़ों का सिस्टम थोड़ा कम है क्योंकि इंडिया में क्या है, ये सब चीज़ों का उतना लोग ध्यान नहीं रखते, लोग आपस में सपोर्ट ग्रुप्स नहीं बनाते। पर अगर आपके पास ऐसे कोई फ्रेंड्स या दोस्त हैं या आपके डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट्स का कलेक्शन है जो बहुत ज़्यादा जिनको हार्ट का पेन होता है या हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो उनके साथ आप एसोसिएट करें तो उनसे आपको टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे, उनसे तरीका मिलेगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा। आप बहुत डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार दुनिया में मैं ही इस तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित हूँ। तो हर तरह की बीमारी का एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, चाहे कैंसर है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे हार्ट फेलियर है, चाहे अंजाइनल पेन वाला पेशेंट है या एंजियोप्लास्टी का पेशेंट है, बाईपास का है। सबके अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए ताकि वो आपस में डिस्कस कर सके कि किस तरह का उनकी लाइफस्टाइल है और उनको क्या लाइफस्टाइल फॉलो करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहिए, जो भी नेसेसरी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है या जो भी चीज़ें वो करवाते रहिए। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए।
बहुत ज़्यादा अगर लो बीपी भी होगा तो भी एंजाइना बढ़ाएगा, और बहुत हाई बीपी भी होगा तो हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आपका पेन बढ़ेगा। शुगर अगर बहुत लो होगा तो भी आपका एंजाइना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। शुगर अगर सडनली बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी एंजाइना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो ये सारे मेटाबॉलिक डिमांड्स बॉडी में नहीं बढ़ने चाहिए। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के सारे जो पैरामीटर्स है वो प्रॉपरली मेंटेन रहने चाहिए और लंबे समय तक स्टेबल रहने चाहिए। तो आपका ब्लॉकेजेस बढ़ने का चांस भी कम होगा और पेन का फ्रीक्वेंसी भी कम होगा और लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करने से आपको पेन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। यदि आपको हार्ट रिलेटेड पेन हो रहा है और दवाइयों से मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, या आपको पेन है और आपका एंजियोप्लास्टी बाईपास पॉसिबल नहीं है, तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका पेन का फ्रीक्वेंसी कम हो और आप बिना ऑपरेशन के भी काम चला सको। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर हार्ट का पेन मैनेजमेंट और एंजियोप्लास्टी बाईपास और दूसरे थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स जैसे ECP, ASMR ये सब के बारे में भी वीडियोस अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारे चैनल पे ये सारे वीडियोस को हार्ट पेन मैनेजमेंट या एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स वाले प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको इन सारे टॉपिक से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या कार्डियक रिहैबिलिटेशन वाले वीडियोज़ को आप डेफिनेटली चेकआउट करिए, उसमें आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और पेन मैनेजमेंट में कुछ हद तक मदद मिलेगी।